Hello friends, how are you? My name is Kapish Gupta and I welcome to all of you. What we are going to do today is to learn some few basic things before we start our mathematical journey. What is the basic thing? Basic things like the Euclid geometry. As today's topic is introduction to the Euclid geometry. ये चैप्टर 5 है क्लास 9th का, बड़ा ही सिंपल और बेसिक चैप्टर है। इसमें अप्रॉक्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं पेपर में और कह सकते हैं निहायत ही थियोरेटिकल चैप्टर है। इसके ऊपर हम अगर डिटेल में जाएं तो काफ़ी इजी है मार्क्स स्कोर करना फ्रॉम मेरे पॉइंट से। तो क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें वो सिंपल ट्रू फॉल्स फिलअप्स या फिर 1 2 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो मैं ये भी बता देता हूँ कि प्रूफ करते कैसे हैं। जैसे पहले ज़माने में जब मैथमेटिक्स स्टार्ट हुई थी, या मैथमेटिक्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मतलब समझा जाता था पहले, या इसकी कोई टेक्स्ट बुक हुआ करती थी भगवान ने बना के दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री बताना चाहता हूँ इस चैप्टर की। से पहले बात करें तो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री वर्ड से। ज्योमेट्री, जियोमेट्री मतलब क्या होता है? जियो और मेट्री, ये दो शब्द से मिलके ये शब्द बना है ज्योमेट्री। जियो मीन्स अर्थ and metry means metron is a Greek word and metron means measurement। यानी कि हमने अर्थ का क्या करना है? मेजरमेंट करना है। उस टाइम पे बीसी में, पहले बिफोर क्राइस्ट, किसी को ये नहीं पता था कि अर्थ गोल है या फ्लैट है। जो भी अर्थ के ऊपर सामान हम बनाते थे, चाहे वो कुछ बिल्डिंग हो या कोई लैंड ऑक्यूपाई करना हो या कुछ भी चीज़ हमने बनानी हो, तो उसका मेजरमेंट कैसे किया जाए, तो इसलिए ये वर्ड आया ज्योमेट्री। और ऐसा नहीं है कि पहले मैथमेटिशियंस नहीं हुए, बहुत सारे मैथमेटिशियंस हुए बिफोर यूक्लिड। यूक्लिड की अगर मैं बात करूं तो यूक्लिड का जो टाइम था वो 300 बीसी के आसपास था, और एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं पता और ना आपको कोई ज़रूरत है समझने की, बट मोटा मोटा इतना ध्यान रखो 300 बीसी, यानी कि ईसा पूर्व जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है वो 0 से स्टार्ट हुआ था, बिफोर जीसस क्राइस्ट। सो 0 से अबाव जो नेगेटिव जाएगा, -1, -2, -3, ऐसे -300। तो यहाँ पे यूक्लिड का टाइम था तो ये बीसी होता है, और 0 के इस तरफ जैसे 1 2 और आजकल जो चल रहा है 2025, तो ये आपका हो गया एडी। सो बहुत पुरानी बात है, यूक्लिड ने उस टाइम अपनी जो भी रिसर्च करी उसको, ये पहले ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक प्रॉपर बुक पब्लिश करी जिसका नाम था एलिमेंट्स ऑफ यूक्लिड, जिसमें उन्होंने अप्रॉक्स 7 एक्सियोम्स और 5 पोस्टुलेट्स दिए। इनकी मदद से जो आने वाले मैथमेटिशियंस थे काफ़ी मदद मिली उनको अपनी थ्योरम्स और स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए। क्योंकि ऐसा मैथ्स में देखा जाता है, मैथ्स में ना होता क्या है कि चीज़ें कोई भी बोल दे तो पत्थर की लकीर नहीं होती, उसको प्रूफ करना पड़ता है। तो ये सारे पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स यूक्लिड के काफ़ी मतलब फेमस हुए उसके बाद, और काफ़ी मदद करी है आने वाले मैथमेटिशियंस की। जैसे कि हमारे आर्यभट्टा जी हैं, इंडियन मैथमेटिशियंस, उन्होंने एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स या एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इनको एक्सप्लेन किया। तो ये एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स जो भी चीज़ें हैं ये सब यूक्लिड की देन है। यूक्लिड अगर नहीं बताती ये सब चीज़ें तो आगे मैथमेटिक्स का विकास हो ही नहीं सकता था। तो ये भी कह सकते हो, हाँ किसी को कोसना है कि मैथ्स किसने बनाई है या मैथ्स क्यों है सब्जेक्ट, तो आप इनको कोस सकते हैं यूक्लिड भाई साहब को। बट भाई बिना मैथ्स के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये तो आपको सब कुछ पता ही है। इतने ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर आपको दिखते हैं, इतना अकाउंटेंसी होती है, सब मैथ्स की वजह से होते हैं।
अगेन मैं बेनिफिट्स नहीं बताऊंगा आपको। आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आ गया कितने मार्क्स का, ये भी मैंने बता दिया, और थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी मैंने ताकि थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट डेवलप हो पाए। तो यूक्लिड ही थे भाई साहब जिन्होंने सबसे पहले मैथमेटिक्स को एक बुक में फ्रेम किया। उसके बाद धीरे धीरे मैथमेटिक्स की डेवलपमेंट होते गई, अपग्रेडेशन होते गए, और हम आज के जो थ्योरम्स वगैरह पढ़ते हैं बहुत ही एडवांस्ड थ्योरम्स होती हैं। और जहाँ तक है स्पेस, ब्लैक होल की स्टडीज़ वगैरह में भी हम मैथ्स की बड़ी बड़ी थ्योरम्स और अलजेब्रा को यूज़ करते हैं। सो फिलहाल अपने बेसिक पे आते हैं, बेसिक चीज़ें पे आते हैं। तो यस, सबसे पहले एक्सियोम्स। व्हाट आर एक्सियोम्स? Axioms, the basic facts which are taken as granted without proof is called axioms। यानी एक्सियोम एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, वो विजुअली दिखता भी है सबको, और उसको हम टेकन ग्रांटेड हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। वेस्ट से कभी नहीं उगता सूरज, ईस्ट से ही उगता है। तो ये एक फॉर ग्रांटेड हमने ले लिया और ये सत्य है। तो एक्सियोम्स मैथ्स में एक सत्य होता है, एक ट्रूथ होता है जिसको कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। तो ये तो एक्सियोम की डेफिनेशन हो गई। तो टोटल यूक्लिड ने 7 एक्सियोम दिए थे, ध्यान से थोड़ा समझ लेना। तो सबसे पहला एक्सियोम क्या है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के दिखने में बराबर है तो वो दोनों चीज़ जो सेम चीज़ है वो इक्वल होगी। यानी जैसे मेरे पास 3 चीज़ है, मान लो एक ए, ये बी और एक ये सी। ये 3 मैंने एप्पल लिए, इसको मैंने सी से कंपेयर किया, ये दोनों सेम है। और बी को फिर सी से कंपेयर किया, ये भी दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये जब ये ए सी के साथ कंपैरिजन करने पे आया तो ये भी सेम है, बी भी सी से सेम है, यानी कि ए और बी ये दोनों भी क्या होंगे? सेम होंगे और इक्वल होंगे। तो ये था पहला एक्सियोम जिसको कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं। दूसरा क्या था? इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल आर इक्वल। यानी कि अगर कोई चीज़ इक्वल है, जैसे मेरे पास मान लो एक एप्पल ले रहा, ये दूसरा एप्पल है, दोनों का वज़न सेम है। मान लो इसका भी 50 ग्राम वजन आया, इसका भी 50 ग्राम वजन आया। अगर मैं इसमें कुछ वजन और ऐड कर दूं, इक्वल वजन, यानी कि मैंने इसमें 10 ग्राम वजन ऐड कर दिया, छोटा सा टुकड़ा सेब का डाल दिया, तो टोटल कितना हो गया? यहाँ पे 60 ग्राम हो गया। तो इसने बोला इक्वल एडेड, यानी कि मेरे को इसमें भी इक्वल ऐड करना है 10 ग्राम, तो ये भी टोटल कितना हो जाएगा? 60 ग्राम। तो कहने का मतलब होल आर इक्वल, तो ये होल जो टोटल आया ये भी क्या होगा? इक्वल होगा। ये था दूसरा एक्सियोम। तीसरा एक्सियोम क्या है? इफ़ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। जैसे यहाँ पे एडिशन इक्वल हो रहा है वैसे सब्ट्रैक्शन भी इक्वल होगा। यानी कि अगर मैं माइनस कर देता हूँ यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा माइनस करने के बाद 40 ग्राम और 40 ग्राम, तो ये भी क्या होगा? इक्वल ही होगा। तो सेकेंड और थर्ड ये दोनों ही सेम है, एक में एडिशन हो रहा है और एक में सब्ट्रैक्शन हो रहा है। फिर आते हैं फोर्थ एक्सियोम पे। फोर्थ एक्सियोम, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब कोइंसाइड का मतलब होता है क्या है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो इसी को समझना है, इसमें वर्ड्स अलग ही है। कोइंसाइड का मतलब होता है किसी के ऊपर, मतलब किसी भी चीज़ के, जैसे कोई लाइन है, इसके ऊपर इसका नाम मैंने ए भी दे दिया और इसके ऊपर मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी। अब दिखने में तो अलग नहीं दिख रही है, बट मैंने पेन तो चलाया इसके ऊपर, तो वो सी डी मैंने मान लिया। तो ए बी के ऊपर भी मैंने सी डी लाइन बना दी, तो उसको कह देंगे हम कोइंसाइड। तो थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर, यानी जैसे यहाँ पे ए बी लाइन है, इसी के ऊपर मैंने सी डी लाइन बना दी, तो जो कोइंसाइड लाइन मैंने दूसरी बार बनाई है सी डी, तो वो ए बी के क्या होगी? बराबर होगी। तो विच आर इक्वल टू वन अनदर, ये इनका फोर्थ एक्सियोम है। फिफ्थ एक्सियोम, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। यानी कि अगर मान लो मैंने एक एप्पल लिया, उसमें से एक मैंने हिस्सा काट के निकाल दिया, ये जो शेड किया, तो ये जो मैंने हिस्सा निकाला है, तो ये जो होल है इस पार्ट से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा, ग्रेटर देन।
इसको भी कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। सिक्स्थ एक्सियोम क्या कह रहा है? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई चीज़ है, मान लो ये फिर से मैंने एप्पल लिया, तो थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, अगर मैंने इसी का डबल कर दिया, मतलब दूसरा एप्पल लिया है सेम साइज का, तो थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब इसको भी डबल कर दिया, अब ये दोनों डबल हो गए, तो डबल करने के बाद ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। जैसे इस एप्पल का वजन मैंने लिया 10 ग्राम और इसका डबल कर दिया, तो टोटल कितना हो गया? डबल करने के बाद 20 ग्राम। तो इसका भी जो डबल होगा 10 और 10 कितना हो गया? 20 ग्राम। तो थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, किसी सेम चीज़ का अगर हम डबल कर देते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अगला एक्सियम 7, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि अगर कोई चीज़ है उसका हमने हाफ कर दिया, तो ये हाफ करने के बाद जो उसके दो पार्ट आए, ऊपर और नीचे वाला, ये दोनों पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे एक दूसरे के। ये तो बड़े इजीली समझ गए होंगे आप। तो ये थे सारे के सारे एक्सियोम्स। तो इनको कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, यानी किसी का डबल कर दिया तो वो एक दूसरे के इक्वल होने वाला है, और किसी का हाफ कर दिया तो वो भी एक दूसरे के इक्वल रहने वाला है। जो होल है वो हमेशा बड़ा रहेगा पार्ट से। बाकी ये सब 1 2 3 4 सारे सेम सिंपल एक्सियोम्स थे। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं यूक्लिड के पोस्टुलेट्स की। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? जैसे एक्सियोम्स यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ऐसी पोस्टुलेट्स आर एक्सियोम्स रिलेटेड इन टू द पर्टिकुलर फील्ड। यानी पोस्टुलेट्स भी एक्सियोम की तरह ही होते हैं, इनको भी हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं किसी किसी फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में। जैसे कि इनके 5 पोस्टुलेट्स थे, तो सबसे पहले पोस्टुलेट्स की बात करता हूँ। द स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। यानी उन्होंने कहा कि एक स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के बीच में ही ड्रॉ की जा सकती है। यानी इसको हम ऐसा समझते हैं कि ओनली 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए और बी, मान लो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं ए और बी, इन दोनों डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग। तो इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन को हम क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं। ओनली अ यूनिक लाइन कैन पास थ्रू इट। ऐसा नहीं कि मैं इन 2 पॉइंट से 3 4 5 अलग अलग लाइन निकाल रहा हूँ। अगर मैं बनाना चाहूँ तो कोइंसाइड हो सकती है वो लाइन, बट ऐसे अलग नहीं हो सकती। ओके। टर्मिनेटेड लाइंस कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, सेकंड पोस्टुलेट। यानी जैसे एक लाइन ये टर्मिनेट हो गई, तो इसको मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ इनडेफिनेटली, आगे से भी और पीछे से भी, यानी दोनों एंड पॉइंट से मैं इसको इनडेफिनेटली आगे तक प्रोड्यूस कर सकता हूँ। इनडेफिनेटली का मतलब होता है कभी ख़त्म ना होने वाला। यानी कि एक पेज या एक बोर्ड का एग्जांपल ले लो, ये बोर्ड भी कम पड़ जाएगा उस लाइन को ड्रॉ करने की। फिर थर्ड पोस्टुलेट, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। यानी सर्कल को आप ड्रॉ कर सकते हो विद एनी सेंटर, यानी सेंटर होगा उसके लिए, और कंपास की टिप को यहाँ रख के उसकी पेंसिल जो भी आप लगाओगे तो यहाँ पे रखी, मान लो 5 सेंटीमीटर की रेडियस ले ली, तो इससे आप क्या बना सकते हो? एक सर्कल बना सकते हो। मान लो ये सर्कल जो बना है ये इसके इक्वल हुआ, तो जब 2 सर्कल इक्वल है तो यानी उनकी इक्वल कब होगा? जब उनकी दोनों की रेडियस इक्वल होगी। यानी रेडियस ही इम्पॉर्टेंट है। रेडियस इक्वल है तो सर्कल भी इक्वल होगा, उसका एरिया भी इक्वल होगा और सरकमफेरेंस भी इक्वल होगा। सरकमफेरेंस आपको पता है 2 पाई आर होता है और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर।
ये मेंसुरेशन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल में, बट ये है कि कोई भी सर्कल कोई भी सेंटर से और कोई भी रेडियस का बनाया जा सकता है। ये है इनका थर्ड पोस्टुलेट। फिर बात करते हैं फोर्थ पोस्टुलेट की। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि जितने भी राइट एंगल्स आप देखते हो, चाहे ये वाला देख लो, चाहे ये वाला राइट एंगल देख लो। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री को ही कहते हैं हम राइट एंगल। ठीक है, अपने घर की जो वॉल्स होती हैं और फ्लोर होता है उसको भी चेक करो, तो दोनों के दोनों फ्लोर, ये जो फ्लोर है और ये वॉल है, ये दोनों भी 90 डिग्री के एंगल पे ऐसे खड़े रहते हैं। तो सारे राइट एंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये था आपका फोर्थ पोस्टुलेट। और फिफ्थ पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ग्रीन मार्कर से लिखा है मैंने। अगर विजिबल हो पा रहा है वीडियो में तो बड़ी अच्छी बात है, मैं एक बार आपको पढ़ देता हूँ, सुना देता हूँ। सारा क्वेश्चन इसी फिफ्थ पोस्टुलेट से बनते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइंस, तो मैं स्टेटमेंट हाफ करके पढ़ूंगा और डायग्राम बनाता जाऊंगा ताकि आप समझ पाओ। इसने बोला अगर एक स्ट्रेट लाइन गिर रही है, फॉलिंग का मतलब गिरना, ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, जैसे दो स्ट्रेट लाइन मान लो ये रही, और उस पर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गिर रही है, एक डायग्राम ऐसे बन सकता है। और दो स्ट्रेट लाइन ऐसे है, एक ऐसे और एक ऐसे, ये भी दोनों स्ट्रेट लाइन है। और एक स्ट्रेट लाइन ये है जो दोनों स्ट्रेट लाइन पे गिर रही है। तो अब तक के स्टेटमेंट से इतना डायग्राम मैंने बना लिया। सो यहाँ तक हो गया। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। तो यहाँ कॉमा तक मैंने पढ़ा कि यानी कि अगर इंटीरियर एंगल्स लेने हैं मेरे को, मेक्स एंड इंटीरियर एंगल्स, तो इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है। देखो, जो इन लाइन के अंदर एंगल बन रहे हैं, जैसे ये 1 2 3 4, इनको कहेंगे हम इंटीरियर एंगल। और ये जो बाहर बन रहे हैं इसको कहेंगे हम एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, सेम साइड मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लेफ़्ट की, तो मेरा लेफ़्ट साइड ये होगा और ये होगा राइट साइड। तो अगर मैं राइट साइड के दो एंगल ले लेता हूँ सेम साइड के, और वो भी इंटीरियर होने चाहिए, तो कुछ इस तरीके से होंगे। तो सेम साइड यानी इंटीरियर एंगल लिया सेम साइड का, टेकन टुगेदरनेस लेस देन टू राइट एंगल, यानी इन दोनों को एक साथ ले लो टुगेदर, और इनका जो सम होगा वो लेस देन होना चाहिए टू राइट एंगल्स से। अब यहाँ पे देखो टू राइट एंगल्स हैं, एक ये रहा दूसरा ये रहा। अब दो राइट एंगल का मतलब है 2 × 90 यानी 180 डिग्री, यानी इनका जो सम होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल अगर लेस देन है 180 के, देन द टू स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस इनडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड, यानी इन दोनों स्ट्रेट लाइन को अगर मैंने इनडेफिनेटली आगे प्रोड्यूस कर लिया तो वो कहीं ना कहीं पे जाके क्या करेंगी, मीट करेंगी। ऑन विच एन एंगल लेस देन टू राइट एंगल्स, यानी कि जिस साइड पे दोनों एंगल्स का सम लेस देन टू राइट एंगल्स हो, तो वो दोनों साइड्स आपस में कहीं ना कहीं जाकर मीट करेंगी। जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे दो एंगल्स का सम से बड़ा होगा सम, तो कभी मीट नहीं करेंगी। इस वाले डायग्राम में देखोगे तो ये वाली लाइन पैरेलल दिख रही है, तो ये फिफ्थ एक्सियोम या फिफ्थ पोस्टुलेट ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आगे जाके बहुत सारे मैथमेटिशियन थे, जैसे एक था साइंटिस्ट का नाम जॉन प्लेफेयर, इन्होंने पैरेलल लाइन को समझाया था कि पैरेलल लाइन होती क्या है। तो वो फिफ्थ पोस्टुलेट से ही डिफाइन किया था उन्होंने कि अगर कोई पॉइंट हो लाइन से अलग, और उस पॉइंट से अगर मैं कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा और वो इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए परपेंडिकुलर उस लाइन से, तो वो लाइन पैरेलल प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आपको समझ में। बेसिकली यूक्लिड ज्योमेट्री पर मेरी 2 वीडियो रहेंगी, एक में मैं थ्योरी समझाऊंगा जिसमें अभी समझा ही रहा हूँ, अभी थोड़ा सा पार्ट और रहता है वो भी मैं कवर करूँगा, और जो सेकंड वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊँगा जो जो क्वेश्चन पेपर में आपसे टीचर पूछ सकता है।
तो अभी फ़िलहाल देखते रहिए एंड तक। आफ्टर एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स अब हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ों की तरफ और बढ़ेंगे, जैसे थ्योरम्स क्या होती हैं। तो थ्योरम्स बेसिकली एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको प्रूफ करने के लिए हमको थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग का सहारा लिया जाता है। तो थ्योरम्स इज अ स्टेटमेंट विच रिक्वायर्ड प्रूफ। which require proof, and for proving we use logical रीजनिंग। अब देखो भाई, थ्योरम है, थ्योरम को प्रूफ करना है। थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम जो लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं, वो लॉजिकल रीजनिंग सिंपल भी हो सकती है, यूक्लिड के एक्सियोम्स और पोस्टुलेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बट हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिडक्टिव रीजनिंग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट इज़ डिडक्टिव रीजनिंग? जैसा अगर मेरे को एग्जांपल दिया कि अगर कोई नंबर है उसे रेशनल बोलते हैं, और जो अंडर रूट में नंबर होते हैं वो इरेशनल होता है। तो अगर किसी ने बोल दिया प्रूफ करो √3 जो है वो इरेशनल है, अभी बोल दिया मैंने √3 वाला इरेशनल है, बट हमें प्रूफ करना है ये। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे √3 इज अ रेशनल नंबर। और जब ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन में अपने आप फिट नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो उसको कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। या हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरा एग्जांपल लेके कि प्रूव दैट देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट इन एनी लाइन सेगमेंट। यानी कोई भी लाइन सेगमेंट हो, जैसे ए और बी, इसमें सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, सी। जो कि आपको पता है, बात सही है। अगर कोई 10 सेंटीमीटर की लाइन है तो उसका एक ही मिड पॉइंट होगा जो कि 5 सेंटीमीटर पे होगा। ये तो आपको सबको पता है, बड़ी बेसिक चीज़ है कि 10 का हाफ 5 होता है। मिड पॉइंट का मतलब हो गया जो बिल्कुल बीच में हो। लेकिन अगर हमें इसे प्रूफ करना हो कि भैया कैसे प्रूफ करोगे इसको, कि कोई एक लाइन सेगमेंट है उसको सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, क्या 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं? तो यस, हाँ, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। पहले मान लेंगे कि यहाँ इसके ए और बी के मान लो 2 मिड पॉइंट है। एक है सी, यहाँ पे बना लो थोड़ा सा, और एक है डी, यहाँ पे बना लो। जैसे ये बी, एक सी यहाँ पे और ये डी यहाँ पे। अब हम क्या एग्ज्यूम कर लेंगे कि सी और डी ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है। तो फिर जब हम इसे प्रूव करने लगेंगे तो हमें पता चलेगा ये सी और डी मिड पॉइंट नहीं है, ये दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, सी और डी। तो जब ये कोइंसाइड हो रहे हैं इसका मतलब ये दोनों एक ही है। तो उसको कहते हैं हम डिडक्टिव रीजनिंग। यानी कि पहले हम ये मान के चलते हैं कि हाँ इसके 2 मिड पॉइंट हैं, और जब हमें पता चलता है ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब 2 मिड पॉइंट पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा, एक ही मिड पॉइंट होगा। तो हम पहले गलत एज्यूम करते हैं, उस गलत एज्यूम को गलत प्रूफ करते हैं, उसके बाद जो अपने आप प्रूव करना होना, जो हमको प्रूव करने के लिए क्वेश्चन दिया रहेगा वो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो इस चीज़ को कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। तो कई थ्योरम्स हमने ऐसे ही प्रूव करी है, और कुछ थ्योरम्स को हमने दूसरे तरीके से भी प्रूव किया है, फैक्ट्स के वजह से या कुछ लॉजिकल फैक्ट पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स की वजह से। तो ठीक, तो ये चीज़ हो गई थ्योरम की बात। थ्योरम के बाद हम बात करते हैं कोरोलरी। कोरोलरी एक इसका छोटा, थ्योरम का एक छोटा सा सब स्टेटमेंट होता है, छोटा सा पार्ट होता है, जो कि थ्योरम्स से मिलके छोटी छोटी स्टेटमेंट बनाता है, कि छोटे छोटे थ्योरम्स बनाता है। सब थ्योरम्स भी कह सकते हैं, यानी कि रिजल्ट प्रोवाइड करता है आफ्टर थ्योरम। तो ये हो गया कोलोरी, डिड्यूस्ड फ्रॉम थ्योरम।
तो ये तो हो गया कोलरी। कोलरी के बाद कुछ चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री में क्या क्या आता है? पहला आता है पॉइंट, फिर आता है लाइन, फिर आता है प्लेन। तो ये तीनों के तीनों वैसे अनडिफाइंड है, इनको डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ उनको डिफाइन करने की। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट की। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इट हैज़ नो पार्ट, यानी इसका कोई हिस्सा नहीं है, ये एक टाइनी डॉट की तरह है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे फुल स्टॉप मारा, तो इसको आप क्या कह सकते हो? एक पॉइंट कह सकते हो। ना तो इसकी कोई लेंथ है, ना इसकी कोई ब्रेथ है, ना इसकी कोई हाइट या थिकनेस है। तो नाइदर लेंथ, ब्रेथ नॉर इसकी कोई हाइट है। तो ये तो हो गया पॉइंट। अब बात करते हैं हम लाइन की। लाइन क्या होता है? बेसिकली जब हम किसी पेपर को फोल्ड करते हैं, फोल्ड करके जो क्रीज बनती है उस क्रीज से एक लाइन बन जाएगी। तो लाइन को भी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन वी फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर द क्रीज इन द पेपर रिप्रेजेंट लाइन। व्हेन वी फोल्ड अ पीस ऑफ paper the crease of paper represent line। लास्ट पॉइंट आ गया आपका प्लेन। देखो ये तीनों जो चीज़ें हैं इनको एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री बोला जाता है, बिकॉज सब कुछ इन्हीं के बेसिस पे, ये टूल्स है ज्योमेट्री के जिनसे हम काफ़ी सारे फिगर्स और शेप बनाएंगे, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, ये सब चीज़ें। तो प्लेन क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लेन। Plane it is a flat surface which extend indefinitely in all direction। यानी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है indefinitely, जैसे लाइंस को हम indefinitely एक्सटेंड करते हैं। so it extend indefinitely in all directions। तो ये हो गया प्लेन। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। तो लाइन को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लाइन के अंदर आता है एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होता क्या है? लाइन सेगमेंट एक पोर्शन होता है, एक पार्ट होता है लाइन का, जिसको हम सेगमेंट ऑफ लाइन भी कहते हैं और लाइन सेगमेंट भी बोलते हैं। सो इट इज़ अ दैट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। उसके बाद लाइन के अंदर ही एक चीज़ और आती है जिसको कहते हैं रे। रे का मतलब क्या होता है? रे का मतलब होता है, ये भी जैसे लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, इसमें सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट नहीं होता, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं इंडेफिनिटली तक। सो इन अ लाइन सेगमेंट व्हेन एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन इट इज़ अ लाइन सेगमेंट विच extends indefinitely from one point in one direction। यानी a line segment extend in one direction is called a ray। जैसे एग्जांपल के तौर पे लाइन सेगमेंट ये होगी A और B, इसको रिप्रेजेंट करा जा सकता है ए बी लिख के भी, या ए बी के ऊपर इस तरीके से डैश मार दिया। तो ये तो हो गया लाइन सेगमेंट। और अगर हमें रे को रिप्रेजेंट करना है तो मान लो ये ए है, ये बी है, तो बी का कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये एरो से इनडेफिनेटली आगे प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ए बी के ऊपर इस तरीके से एरो मार देंगे। फिर आता है अपोजिट रे। जैसे कि एक रे एक डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी रे उसके सामने से आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको क्या देंगे हम? अपोजिट रे। तो 2 रे ए बी और ए सी आर सेट टू बी अपोजिट इफ ए बी सी आर कोलिनियर एंड ए इज अ कॉमन पॉइंट। यानी कि मान लो हमारे पास लेट ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट। अब क्या होते हैं कोलिनियर पॉइंट?
कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है कि एक ही लाइन में आ जाना, क्योंकि अभी मैंने पॉइंट्स भी एक्सप्लेन नहीं किया, मेरी गलती, मैंने पहले लाइन एक्सप्लेन कर दिया, तो पॉइंट्स भी अभी एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब हो गया, जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखोगे, इसमें क्या है कि ए डी बी ये तीनों एक लाइन में आ रहे हैं, तो ए डी बी को क्या कह देंगे हम, कोलिनियर कह देंगे। तो अब यहाँ पे भी अपोजिट रे क्या आ रही है कि जैसे कोई रे है ए बी और दूसरी रे है ए सी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे when they are coming from opposite direction। से ए हो रहा है, ये बी हो रहा है, तो बी से ऐसे आ रही है और सी से ऐसे आ रही है, तो ये होगी अपोजिट रे। कौन करंट लाइंस की, तो कौन करंट लाइंस क्या होती है? कौन करंट लाइंस आर दोज लाइन विच पासेस थ्रू अ वन सिंगल पॉइंट, यानी सिर्फ जो एक ही पॉइंट से पास हो और उस एक पॉइंट से दो या तीन या उससे ज़्यादा लाइन पास हो रही हो। जैसे कि एक पॉइंट ये दिया दीजिए मैंने P, इससे एक लाइन ये रही ए बी, ये पास हो रही है, दूसरी लाइन सी डी ये भी पास हो रही है, तीसरी लाइन ई एफ ये भी पास हो रही है, जी एच तो ये भी पास हो रही है, तो इनको कह देंगे हम कॉनकरेंट लाइन। एनी लाइंस मोर देन 2 or 3 passes through a common point is called concurrent line। तो ये तो हो गया बच्चों तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद पॉइंट को समझना था, तो पॉइंट मैंने बता दिया तुम्हें। पॉइंट में एक चीज़ आती है जिसे कहते हैं कोलिनियर पॉइंट, और एक आता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जिसमें एक ही लाइन में पॉइंट आ जाते हैं, जैसे एक लाइन मैंने ड्रॉ करी ए बी, इसमें एक पॉइंट आ गया सी। नॉन कोलिनियर पॉइंट जैसे 1 2 3, ये तीनों पॉइंट जो हैं ये अलग अलग लाइन में आ रहे हैं, तो इसको कह देंगे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो बस ये तो हो गया पॉइंट के ऊपर। अब लास्ट आपका बचा प्लेन। प्लेन क्या होता है? प्लेन बता दिया, एक फ्लैट सरफेस होती है जिसको हम काफ़ी आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं ऑल डायरेक्शन में। अब यहाँ पे 2 या 3 प्लेन फिगर्स को जॉइंट करके हम 3 डायमेंशनल फिगर्स भी बना सकते हैं, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड वगैरह। वो फिलहाल आगे का टॉपिक है। तो यही चीज़ है, बाकी थ्योरी पार्ट में यहीं पर फिनिश करता हूँ। बाकी कल वाली वीडियोस जो मैं कल अगले नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊँगा कल या परसों, उसमें मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस भी करवाऊँगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस वॉचिंग के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ताकि और भी मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं। तो काफ़ी अगर हेल्प मिली होगी, कोई वैल्यू ऐड हुई होगी, तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।